नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टुडे भारत का खास शो मुद्दा है गर्म कि अजय राय ने जो ये दो बड़े दावे किए हैं, इसके बाद 2024 के चुनावों पे क्या असर पड़ेगा। जो आज से अचानक से पूरे दिन की यही चर्चा बनी रही कि अजय राय के बयान, इससे कितना बड़ा असर पड़ रहा है यूपी की सियासत में, समाजवादी पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, अन्य इंडिया गठबंधन पर और अन्य विपक्षियों पर क्या असर पड़ेगा। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं नीलम चौधरी जी, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ हमारे साथ हमेशा रहती हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने फैक्ट से वो पूरी तरह से प्रूव करने की कोशिश करती हैं कि जो उनसे सवाल किया जाता है उसका वो बखूबी उत्तर देती हैं। तो नीलम जी का बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ टुडे भारत पर। नमस्कार मैम। हमारे साथ भाजपा से अनिल गोयल जी हैं। अनिल गोयल जी अपनी पार्टी का पक्ष पुरजोर तरीके से रखते हैं। अनिल गोयल जी का बहुत-बहुत स्वागत है। कभी-कभी बात करते-करते थोड़ा-सा माहौल गर्म भी हो जाता है, लेकिन अनिल अनिल जी फिर भी मुद्दों से जुड़े रहते हैं। हाँ, तो आज भी कोशिश करेंगे हम लोग मुद्दों से जुड़े रहें। कुछ ही क्षणों में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि चर्चा की शुरुआत कर चुके हैं और वो कुछ ही क्षण में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं जी, गोयल जी। आकाश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है, ये पार्टी का आंतरिक मामला है। पार्टी तय करती है, और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उसने तय करना है कि कहां पर उसको कौन सा कैंडिडेट खड़ा करना है, किसको उतारना है। इसलिए इनका अंदरूनी मामला है। राहुल गांधी जी अमेठी से लड़े, प्रियंका जी वाराणसी लगे। स्वागत है, दोनों का स्वागत है, और दोनों का इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, एक जरूर है कि अजय जी जो खुद 2 बार वहां से चुनाव हार चुके हैं, वो पार्टी को जिताने का संकल्प ले रहे हैं कि हम पार्टी को जिताएंगे। हम तो सिर्फ उनके इस हौसला अफजाई को शुभकामनाएं दे सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हारे हुए घोड़े पर बाजी लगाना ये कांग्रेस की पूरी पुरानी पॉलिसी है। मैं एक बात और, अजय राय जी अगर इसके साथ साथ ये भी बता देते कि वो इसके अलावा और कहां से चुनाव लड़ेंगे। जैसे पिछली बार राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा था, और वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर पर वो ये भी अगर बता देते, और दूसरा ये भी बता देते कि किसी कीमत पर भागेंगे नहीं, यानी अमेठी और वाराणसी से लड़ेंगे, किसी कीमत पर भी सीट बदलेंगे नहीं, ये भी अगर वो घोषणा कर देते तो जनता को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये दोनों यहां से लड़ने वाले हैं। अभी जनता को ये विश्वास नहीं है कि ये लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, और कहां से लड़ेंगे, कैसे कैसे लड़ेंगे, ये अभी जनता को भी विश्वास नहीं। दूसरी बात, मैं अभी अपने नीलम जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, आप ये देखें कि कांग्रेस का जनाधार डे बाई डे घट रहा है। मैं नीलम जी के आंकड़ों को ही मैं शामिल कर रहा हूं, अपने आंकड़े नहीं दे रहा। नीलम जी ने कहा था कि राजीव गांधी जी जब चुनाव लड़ते थे तो अमेठी से 84% वोट मिले, सोनिया गांधी लड़ी तो 65% वोट, और राहुल गांधी लड़े तो 50 से ज्यादा मिलते थे, लेकिन इस बार हारे लगभग 44% वोट मिला। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी परिवार का ग्राफ लगातार गिर रहा है, और गांधी परिवार का लगातार ग्राफ गिरने का मतलब यह है कि गांधी परिवार ने वहां पर जो भी वहां की जनता से वायदे करे हैं, उन सब वायदों की वायदा खिलाफी करी है। वहां पर उन्होंने कोई काम नहीं करे हैं, बल्कि जो फैक्ट्रियां कागजों में बनी हुई थी, वहां पर गाय भैंस बंदी हुई नहीं थी अमेठी के अंदर। जो चीज इनको कागजों के अंदर काम था, मौके पर कोई काम नहीं था। हाँ, वहां की जनता को गुमराह जरूर रखा, और वहां की जनता ने जब उसकी आंखें खुली तो उसने राहुल गांधी जी को, जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी, उनको भी हरा करके वापस भेजा। तो ये ठीक है कि उनका अपना फैसला है, लेकिन मेरा बार बार एक ही बात का कहना है कि उनको अपनी बात पर टिके रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। दूसरा, अपने मिश्रा जी कह रहे थे कि हम यहां भी गए, तो क्या इनके टाइम में, कांग्रेस के टाइम में, जो चीन ने भारत की जमीन कब्जा करा हुई थी, अक्साई चीन, वहां का भी दौरा करेंगे क्या? वहां भी दौरे पे गए क्या? यानी जो चीजें आपके टाइम में चीन कब्जा करे बैठा है हिंदुस्तान की जमीन पर, उसके बारे में भी कोई 2 शब्द बोलेंगे क्या? क्या उस जमीन को वापस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? क्या उस जमीन को चीन के ऊपर छोड़ देनी चाहिए? क्या पीओके जो पाकिस्तान कब्जा करे बैठा है, उसको वापस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या उसको भी उसके सहारे छोड़ देना चाहिए? एक ये देश हित की बात क्या है, ये दोनों हमारे बहुत बड़े भूभाग, एक भूभाग पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, एक भूभाग चीन ने कब्जा कर रखा है,
और जो हमारी संसद जी में स्पष्ट तौर पर यह है कि उसको हम लेकर रहेंगे, लेकिन क्या इस विषय पर भी वो बोलेंगे कि हमें पीओके लेना चाहिए? क्या ये होगा पीओके में घुस करके हमें मारना चाहिए? क्या ये उन्हें चीन से हमें जगह वापस लेनी चाहिए? आप देश हित की बात करेंगे तो ये तो देश हित की बात है, लेकिन आप पीओके पे चुप हैं, आप अक्सर चीन पर चुप हैं। जहां हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जहां हमारी सेना डटकर खड़ी हुई, उसके ऊपर जरूर आप बहस करने के लिए बैठ जाते हैं। उसमें जरूर सेना का मनोबल गिराने की बात करते हैं, उसमें सेना का मनोबल बढ़ाने की बात नहीं कर रहे कि हमारी सेना का मनोबल बढ़ना चाहिए, हमारी सेना को हौसला अफजाई करनी चाहिए, सरकार की हौसला अफजाई करनी चाहिए। इस सरकार ने चीन के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई। इससे पहली सरकार चीन के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाती। आप उसके अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं। अब मैं एक आकाशी, आप उसके अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप अक्सर चीन के सब बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे, आप पीओके के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे। इससे साफ झलकता है कि एक घमंडिया गठबंधन जो है वो कहां तक की सोच रखता है देश हित के बारे में। वो सिर्फ चुनाव जीतना, शासन करना ही राजनीति का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए देश की सेवा। राजनीति उद्देश्य नहीं, देश हमारा आगे कैसे बढ़े, देश का मान सम्मान कैसे बढ़े। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बहुत जल्दी हम हिंदुस्तान को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। जो ये तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं, एक सेकंड आकाश जी, वो और आज पूरे विश्व में जो भारत का डंका बज रहा है, हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। आपको सीख लेनी चाहिए बीजेपी से कि अगर इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को आजाद कराया था तो माननीय प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में उनकी तारीफ करी। अरे कम से कम देश हित के अंदर, एक सेकंड में बात खत्म, देश हित के अंदर जो काम देश हित के अंदर हो रहे हैं, जिस काम से देश का गौरव बढ़ रहा है, उस काम पर भी तो तारीफ करना शुरू करो। जी धन्यवाद सर। बन रहा है यूपी में जो कांटे की टक्कर चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर गोयल जी? आकाश जी, हम यूपी में कांटे की टक्कर नहीं मानते। निश्चित तौर पर जयंत, अखिलेश और राहुल, कांग्रेस तीनों पहले भी इकट्ठे हो चुके हैं, पहले भी लड़ चुके हैं, अब पहले भी हार चुके हैं। इसलिए निश्चित तौर पर हर पार्टी का अपना अपना काम करने का नजरिया है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हमें इसमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या राहुल वायनाड को छोड़ेंगे? क्या राहुल वायनाड से भी लड़ेंगे? मैंने जो थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, उस चर्चा में मैंने कही क्या वो कहीं दूसरी जगह से भी लड़ेंगे या वहीं से लड़ेंगे? क्या मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे? तो एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि वायनाड की जनता भी इनसे पूछना चाहती है कि क्या तुम हमारे यहाँ से चुनाव लड़ोगे या हमारे यहाँ से मैदान छोड़ के भागोगे? अगर मैदान छोड़कर भागोगे तो ये बात साबित होती है कि उन्होंने वायनाड में कुछ नहीं करा, हार के डर से वायनाड से भाग रहे हैं। अभी प्रश्न क्या है कि पहले अमेठी से भागे हार के डर से, वायनाड पहुंच गए, अब वायनाड से हार के डर के भागने बाद में अमेठी से पहुंच रहे हैं, या वो दोनों जगह से लड़ेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जीती हुई सीट पर आदमी छोड़ करके दूसरी सीट पर भाग रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने वहां भी कोई काम नहीं करा, जैसा कि इनकी शुरू से परंपरा रही है कि क्षेत्रीय जनता का काम नहीं करना, क्षेत्रीय जनता को गुमराह करना। कहीं वायनाड की जनता भी इनसे इस बात पर नाराज तो नहीं है जिससे कि वो सीट छोड़ करके अमेठी से लड़ना चाहते। वैसे इनका अंदर का आंतरिक लोकतांत्रिक मामला है, इनकी पार्टी का अपना मामला है, लेकिन हमको जो दिखाई दे रहा है कि वायनाड क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, इससे मतलब वायनाड में काम नहीं करा, वायनाड की जनता इनसे खुश नहीं है, सब वायनाड छोड़ करके भाग रहे हैं। एक बात इन्होंने कहा ही, अभी मिश्रा जी के से कोई मैं जवाब देना चाहता कि प्रधानमंत्री जी के कारनामे, प्रधानमंत्री जी के कारनामे में सिर्फ धारा 370 हटा करके प्रधानमंत्री ने दिखाई है, जबकि इनकी किसी की हिम्मत धारा 370 को छूने की भी नहीं थी। 3 तलाक को हटा करके यह प्रधानमंत्री के कारनामे दिखाए हैं, जिससे कि देश की जो 50% मुस्लिम महिलाएं हैं उनको एक सही तरीके से इज्जत के साथ में जीने का अधिकार अगर दिलाया है तो दिलाया है। राम मंदिर के बनने में जो भी रास्ते में बाधाएं थी, जो सरकार के करने काम थे, सरकार ने उन सब बाधाओं को दूर करके भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया है। ये आप जो प्रधानमंत्री जी कारनामे की बात कहते हैं, प्रधानमंत्री जी के ये कारनामे देश की अर्थव्यवस्था को इतना सुदृढ़ करा है कि पूरा विश्व अचंभित है कि देश किस तरीके से अर्थव्यवस्था करा है। कोरोना
कोरोना वैक्सीन जो है, इनके टाइम में, कांग्रेस के टाइम में कोई भी महामारी होती थी, किसी भी महामारी की कभी वैक्सीन नहीं बनी। सिर्फ विदेशों से 8 साल 10 साल बाद वैक्सीन आती थी, तब देश की जनता को मिलती थी। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जी ने ये दिखा दिया कि हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं, हमारे देश के अंदर जो इस लाइन में, मेडिकल लाइन में काम करने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बना करके देश की भी सुरक्षा करी और विदेशों में भी कोरोना वैक्सीन सप्लाई करके ये दिखाते हैं भारत इस क्षेत्र में भी किसी से पीछे नहीं है, सबसे आगे है। चाहे आज चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया है, बहुत जल्दी वहां पर पहुंचने वाला है, और ऐसे बहुत से काम है जिनको मैं गिना सकता हूँ, जिनको ये उनके कारनामे की बात कहते हैं। एक सेकंड प्लीज, जब उन्होंने क्वेश्चन करा तो जवाब ले लो, अगर वो क्वेश्चन नहीं करते तो जवाब सही है आपकी। हाँ नहीं, मेरा बस ये सवाल है कि जो मैंने सवाल किया उस पे आपका क्या राय है? जी आकाश जी, मैं आपके सवाल का मैं जब इन्होंने क्वेश्चन करा है, या तो इनके क्वेश्चन को रोको, मुद्दे सवाल मत जाने दो, और अगर इन्होंने मुद्दे से बार क्वेश्चन करा है तो उसका जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा, ये तो नहीं मैं चुप बैठ जाऊं। और आप ये बात देखेंगे, आज से पहले हमारे भारतीय अगर कहीं पर युद्ध होता था, कहीं फंसते थे, तो विदेशों से गुहार कर दे, हमारे नागरिक निकाल लो, हमारे नागरिक निकाल लो। इस बार जब से हमारी सरकार आई है, अपने नागरिक भी निकाले हैं और विदेशों के नागरिक भी निकाल के दिखाए हैं कि भारत एक कितना शक्तिशाली देश बनकर दिखाया है। अगर आपको ये सब दिखाई नहीं देता तो देश की जनता जरूर देख रही है। और मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं, आज पाकिस्तान की बोलने की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने पर है, पाकिस्तान कंगाली के कगार पर है, और निश्चित तौर पर पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जो है वो हम इस मोदी सरकार ने करके दिखाई है। सर आपने अपनी बात बोली, मेरे तो जवाब दीजिए। सर मैं एक सेकंड, अभी आप कर लेना, बताऊं, मोदी सरकार ने उन पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके दिखाई, मुंह तोड़ जवाब घर में घुस करके मारा है। ये हिम्मत कभी भी कांग्रेस के टाइम में कभी भी नहीं आई। तो मेरा तो ये घमंडिया ग्रुप के बारे से भी एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या केजरीवाल तुम्हारे साथ रहेंगे या छोड़कर भागेंगे? शरद पवार तुम्हारे साथ रहेंगे या छोड़कर भागेंगे? अभी तो घमंडिया ग्रुप में ही फूट पड़ी हुई है। अभी घमंडिया ग्रुप में यही नहीं पता कि कितने लोग साथ रहेंगे, कितने लोग साथ नहीं रहेंगे। अब आकाश जी आप बता दो। आकाश जी आप बताओ, आपका प्रश्न क्या है? मैं आपका प्रश्न बताओ। आकाश जी आप अपना प्रश्न बताओ, क्या प्रश्न है? कहीं ना कहीं जयंत को भी मतलब चाह रहे कि ले लें ताकि पूरे यूपी में एक होल्ड बना रहे। ये सवाल था मेरा सिंपल, कि आपको क्या कहना है इस बारे में? आकाश जी बड़ा स्पष्ट है, कोई भी राजनीतिक दल अगर चुनाव में उतरता तो जीतने के लिए उतरता है। सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है, सब अपनी अपनी रणनीति पे चलते हैं। हमारी रणनीति यह है कि हम उत्तर प्रदेश या पूरे देश में पहले से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत करके आए, इसलिए निश्चित तौर पर हम अपनी तरफ से कहीं भी कोई कमी नहीं रहने देना चाहते। और हमारे यहाँ एक बात बड़ी स्पष्ट है, जो मुझे कहते हैं हमारी पार्टी पर गर्व है, बीजेपी पर गर्व है। बीजेपी हमेशा, सरकार वाले पक्ष के लोग सरकारी काम करते हैं, उनका काम देश की सेवा करना है। लेकिन संगठन वाले लोग हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, संगठन का हमेशा रचना करते रहते हैं, संगठन को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। और हम अगला चुनाव कैसे जीते हैं, पहला चुनाव का होते हैं, हम अगले चुनाव पर लग जाते हैं और उसकी रणनीति बताना शुरू कर देते हैं। चाहे बूथ लेवल के कार्यकर्ता पर जाना हो, चाहे पन्ना लेवल के कार्यकर्ता पर जाना हो, चाहे देश की समस्याओं को उठाना हो, और जो भी छोटी से लेकर बड़ी इकाई है, हमारी इकाई पूरी तरीके से समर्पित होकर के काम करती है। और उस इकाई के बल पर हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके आएंगे। और जहां तक यूपी में का सवाल है, ठीक है कि कांग्रेस अपनी योजना बनाए, कांग्रेस जीतने की काम करे। हमारी योजना ये होगी कि कांग्रेस को 0 पर लाए, यानी एक सीट भी ना जीते। हमारी योजना, हम इस तरह की योजना बना करके चुनाव लड़ेंगे कि वो एक सीट पर भी ना जीते। बाकी चुनावी रणनीति है, जनता फैसला जनता ने करना है। हम अपनी चुनावी रणनीति में कोई कमी नहीं छोड़ते, ना कभी छोड़ेंगे। और सरकार का काम है देश की सेवा करना, देश की जनता की सेवा करना, देश की जनता की सेवा में लगे रहना। सरकार उस पर तत्परता से काम कर रही है, संगठन चुनाव के विषय पर तत्परता से काम करता है, और हम दोनों जगह मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। चाहे जनता की सेवा करनी हो, चाहे चुनाव लड़ने की तैयारी करनी हो, हम किसी में भी पीछे नहीं। जी थैंक यू सर। सर एक सेकंड प्लीज, हम आपकी आधिकारिक घोषणा है, हमारी तरफ से कोई घोषणा नहीं है, हमारी सर पे कोई चुनाव समिति नहीं बैठी।
इसलिए इसलिए नहीं सर, ये इसको सूत्रों के इसको मतलब ऐसी मुद्दे को अब ना खबरें बनाए। मार्केट नहीं, आप इसको नहीं, उस पर बहस जी ना हो। सूत्रों के अनुसार तो कौन क्या क्या कह देता है, उसका कोई फायदा नहीं है। चलिए ठीक है सर, सूत्रों से तो कोई ठीक कुछ भी कह देता है। है। राजनीति में जैसे पॉसिबिलिटीज रहती हैं, उसी एक पॉसिबिलिटी पे सर डिस्कशन होगा। सर सूत्रों पे मैम तो अपनी मैं भी बात किस किस कंप्लीट के कर नाम लें, फिर गलत आपकी जगह ले बात लूंगा। कहिएगा। गोयल जी, प्रियंका गांधी का इम्पैक्ट यूपी पॉलिटिक्स में और देश की पॉलिटिक्स में आप कैसे देखते हैं? आप ऑपोजिट पार्टी हैं, आपकी क्या राय है, नहीं, मेरा कैसा रहेगा? देखो, अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं भी प्रियंका जी का सम्मान करता हूं, लेकिन प्रियंका जी जब राहुल गांधी चुनाव रमेटी से लड़े थे तो प्रियंका जी ने लड़ाया था। वो अपनी सिटिंग जीत सीट को भी नहीं बचा पाई प्रियंका जी। ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ सामने दिखाई दे रही है। एक बात, राजनीतिक सूझबूझ महिलाओं की बात हमारी नीलम जी ने कही, लेकिन अगर वो कोई महिला राजस्थान में जला करके मार दी जाती है तो प्रियंका जी को फुर्सत नहीं है कि राजस्थान की महिला के किसी भी दुख दर्द में शामिल हो जाए। अगर ऐसी कोई घटनाएं बिहार के अंदर होती हैं, ऐसी कोई घटनाएं बंगाल के अंदर होती हैं, ऐसी कोई घटनाएं छत्तीसगढ़ में होती हैं, निश्चित तौर पर इनको फुर्सत नहीं है कि वहां की महिलाओं को भी आंसू पूछे जाए। क्या वो देश की महिलाएं नहीं है? क्या वहां के आंसू नहीं पूछने चाहिए? आप अगर देश की नेता बन रहे हैं तो देश की नेता के साथ में भी हमको पूरे देश में जहां जहां ऐसी घटनाएं घट रही है वहां पर हमको जाना चाहिए। वो जहां तक आप राजनीतिक एजेंडा तय करेंगे कि यूपी के अंदर चले जाएंगे, राजनीतिक एजेंडा करेंगे कि जो खिलाड़ी हैं धरने बैठे उनसे राजनीति कराएंगे, खिलाड़ियों को खेलने नहीं देंगे, खिलाड़ियों से राजनीति कराएंगे। जनता ये देखकर समझ रही है। ये यूपी के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है, यूपी की जब में जो शांति है, यूपी के अंदर जो अमन है, जो पहले हमेशा कर्फ्यू लगते थे, दंगे होते थे, जितना बुरा हाल यूपी का था, आज यूपी सबसे ज्यादा शांत है। उसमें जाकर के अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, ना कि हम अपने लिए महिलाओं के हित में। महिलाओं के हित में कोई नहीं जा रहा। कहां पर हमारी राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, कहां पर हमको राजनीतिक लाभ मिल रहा है, मिले या ना मिले, उद्देश्य सिर्फ ये है। और इसको महिलाओं के हित का बात कह करके निश्चित तौर पर हम उनकी जो भावनाएं हैं वो खिलवाड़ हो रही है, जनता की भावनाओं को, महिलाओं की भावनाओं को खिलवाड़ हो रहा है और महिलाओं को भी राजनीति के औजार के रूप में प्रस्तुत करा जा रहा है। तो मैं निश्चित जी तौर पर सर, इस बात को मानता हूं और मैं खुद कह रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर मैं प्रियंका जी का फैन हूं। व्यक्तिगत तौर पर मैं प्रियंका जी को एक अच्छी महिला मानता हूं, अच्छी देश की बेटी मानता हूं। लेकिन अगर वो उसको देश के रूप में काम करें, अगर आप इसको एक राजनीतिक चश्मे से देखेंगे कि राजस्थान में चाहे महिलाओं के साथ कितना ही बड़ा अत्याचार हो जाए, हम हमारे वहां सरकार है, हम सरकार से भी कुछ नहीं कहेंगे, उनकी महिलाओं पर अत्याचार होते रहने देखने देंगे, लेकिन यूपी में जाकर राजनीति करेंगे, दिल्ली में जाकर के राजनीति करेंगे, तो जनता भी इस बात को देख रही है। और मैं जो ये कहता हूं घमंडिया जो गठबंधन है, आप इस घमंडिया गठबंधन से अभी तक भी इनके लिए दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, अलका लामा घोषणा कर रही है और कांग्रेस ही उस बात का खंडन कर रही है। हमारा अलका लामा के बयान से कोई मतलब नहीं है। आप कांग्रेस के सोच का दिवालियापन देखें, चुनाव सिर पर है, आपके अलका लामा आपकी कांग्रेस की मेंबर है और वो घोषणा कर रही है हम 7 सीट पर लड़ेंगे, कांग्रेस के हमारा कोई मतलब नहीं है। आप जब ये अभी मानसिक तौर पर तैयारी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, मानसिक तौर पर इनकी प्लानिंग ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के मुद्दे उठा करके अपने आप को टीवी पे बने रहना, अपने आप को सुर्खियों में बने रहना, अपने आप को समाचारों में बने रहना। अब अजय राज जी ने 2 शब्द बोल दिए, बट ठीक है, टीवी चैनलों पर इस पर बहस होगी, अखबारों में बहस होगी। हम मीडिया ट्रायल से चुनाव नहीं लड़ा जाता, चुनाव जमीन में काम करने से लड़ा जाता है। चुनाव जो लड़ा जाएगा जमीन में किस तरीके से काम करना है, जनता के हित में किस तरीके से काम करना है, जनता के साथ कैसे खड़ा होना है, उस हित में काम करने से जनता तुम्हारे साथ देगी, ना कि सिर्फ चुनावी सुर्खियां बन करके हम जनता के सामने जाएंगे। जी धन्यवाद सर। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा के बाद या कई ऐसे लगातार ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि कांग्रेस में राहुल गांधी जी की स्थिति थोड़ी सी मजबूत हुई है। वो तो आप भी जानते, बीजेपी भी जानती है। अगर नहीं ऐसा होता तो इतना बड़ा बखेड़ा ना खड़ा होता। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये क्या, जी गोयल जी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, ये कैसे देखते हैं आप, इनको क्या इम्पैक्ट डालेंगे स्मृति ईरानी जी पे, राहुल जी पे और प्रियंका जी पे? गोयल जी आप कंक्लूड करिए। आकाश जी, एक बात तो निश्चित तौर पर है कि जो हमने वायदे करे हैं वायदों से ज्यादा काम कर रहे हैं।
इसलिए हमको क्षेत्र में काम करा है, कहीं से कहीं तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई सोचने का विषय नहीं। अभी एक करप्शन का मुद्दा भी बीच में उठा था, तो जिस कांग्रेस पार्टी में 85% करप्शन होता हो, 85% करप्शन होता हो और 85 पैसे करप्शन की भेंट चढ़े, वो देश जो उसमें उन पार्टी का प्रधानमंत्री अपने आप को स्वीकार करता हो कि मेरे शासनकाल में 85% करप्शन की भेंट चढ़ जाते हैं, 15% में जनता तक में काम हो पाता है, ये कितनी शर्मनाक बात है। और आज हम ये कहते हैं 100% हम अगर 1 रुपया है तो 1 रुपया नीचे जनता के पास जाता है, एक नया पैसा करप्शन का बात नहीं करते। और ये करप्शन के जो आरोप लगाते हैं, करप्शन कोई सिद्ध करके दिखाए हमारी सरकार के कोई भी मंत्री में, कोई भी इसमें तो हाँ ये जरूर है कि करप्शन के लिए आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो जैन हो, वो जेल में पड़े हुए करप्शन के मामले पड़े, वो इनके गठबंधन में शामिल है। चारा घोटाला में जो इन्होंने जेल में भेजा करप्शन में लालू यादव को, वो आज इनके गठबंधन में, घमंडिया गठबंधन में शामिल है। तो करप्ट लोग तो इनके साथ शामिल है और इनके साथ शामिल करप्शन बढ़ना ही बढ़ना है। दूसरा, अभी मैं महिलाओं के विषय में बात थी, तो ठीक है मैं महिला हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा दिया। क्या जितनी महिलाओं को उन्होंने चुनाव लड़ाया, क्या उन जहां जहां से वो चुनाव लड़ी, क्या वो अपनी उस लोकसभा से उन महिलाओं को चुनाव पर लड़ाएंगी? ऐसी घोषणा करें ना जी। आप महिलाओं को, ठीक है, नीलम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा ठीक है आप हारेंगी, लेकिन आगे से आपका फील्ड तैयार होगा, आप लड़ेंगी, आपकी राजनीतिक छवि बढ़ेगी, लेकिन कब? जब दोबारा टिकट देंगी। क्या राजा राजी ने इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि जहां जहां पर हमारी महिलाएं लड़ी हैं, उन लोकसभा सीटों में हम महिलाओं को ही अलग से लड़ाएंगे, उन महिलाओं को लड़ाएंगे जो महिलाएं हार चुकी हैं? क्या ये ऐसी घोषणा कर सकते हैं? या सिर्फ महिलाओं को बहकाने के लिए, महिलाओं को अपने साथ लाने के लिए, उनको झूठे सजबाग दिखाने के लिए, उनको हराने के लिए कि वो हार जाएं, यानी उनका राजनीतिक कैरियर खत्म करने के लिए खड़ा करा था? या आगे भी उनके सपोर्ट करेंगे, आगे भी उनको लड़ाएंगे? तो हम मानेंगे कि ये महिलाओं को कि वो राजनीतिक तौर पर तैयार करना चाहती है। और जब अगर सिर्फ महिलाओं को राजनीतिक तौर पर तैयार करने के बजाय राजनीतिक हथकंडा भी कई औजार के रूप में इस्तेमाल करना चाहेंगे, उसके को हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो निश्चित तौर पर देश की महिलाएं भी समझ रही हैं कि ये सिर्फ अपने वोटों की राजनीति के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए तरह तरह के नई नई बातों को लेकर आते हैं। जैसे पहले ये लाते थे गरीबी हटाओ, गरीब नहीं हटा, महंगाई घटाओ, महंगाई नहीं घटी। ये जो इनके जितने भी नारे कांग्रेस से शासनकाल में बार-बार नारे दिखाए, उन्होंने एक नारा भी पूरा नहीं करा। तो वही एक ये भी है कि क्या इस बार भी वो लड़कियों को, महिलाओं को लड़ाएंगे या इस बार भी अपने वायदे से मुकर जाएंगे? ये भी देश की जनता देखना और समझना चाहती है। जी सर, थैंक यू सर। गोयल जी, कहीं ना कहीं आपने बहुत बढ़िया आइडिया दे दिया कांग्रेस को 27 के लिए। जी सर, कंप्लीट करिए। ना 27 लेकिन सर 20 सेकंड लीजिए, करना चाहिए सर। मैं सिर्फ नीलम जी ने बड़ी चतुराई से बात को आगे घुमा दिया। मैं 2022 में जिनको लड़ाया, 2024 में जो लोकसभा चुनाव हैं, क्या उनमें से किसी जो महिला उनके जिनके लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा, क्या उन लोकसभाओं पर, क्या वो लोकसभा में ट्राई करेंगे? अभी लोकसभा चुनाव की चर्चा है, 2027 की चर्चा नहीं है। तो 2024 में कितनी महिला, जो महिलाओं को उन्होंने चुनाव पर लड़ाया, जिन महिलाओं को उन्होंने उतारा, मानो उन्होंने 20 लोकसभा सीटों से 50 महिलाएं उतारी, तो क्या उन 20 लोकसभा सीटों में उन 50 में से किन्हीं 20 को टिकट देंगे या नहीं देंगे? आप उनको 12 मौका देंगे जब तो आगे बढ़ेंगे। तो क्या उनको, मैं 2024 की बात कर, क्या उनको, मेरा मतलब बड़ा स्पष्ट है कि अगर 20 सीटों पर 50 महिलाएं लड़ाई हैं, तो क्या उन 50 में से उन 20 सीटों पर उन महिलाओं को टिकट देंगे नहीं देंगे? इसी घोषणा में राज्य कर देते तो मजा आ जाता। नीलम जी बताइए, फिर पीएम की कैंडिडेट, पीएम की सीट के लिए कितने सारे कैंडिडेट आ जाएंगे? जी, मैं गोयल जी को भी बहुत धन्यवाद करता हूं और आर के मिश्रा जी, आप दोनों का धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे साथ जुड़े, अपनी पार्टी का पक्ष रखा और पार्टी के जो पार्टी की लाइन होती है उसके अलावा भी आपने अन्य मुद्दों पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा। गोयल जी, आपने प्रियंका जी की भी तारीफ की, तो ये भी काफी सराहनीय, काफी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहती है कि जो पर्सन अच्छा है उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। तो गोयल जी, आपने अपना समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े। हाँ, कुछ काफी टाइम बाद जुड़े, लेकिन अच्छा लगा आपसे, आपकी सेहत अच्छी है ये जान के भी काफी अच्छा लगा।
तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर।